हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा टू ओमेगा में, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक, जिसका पहला चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर, मतलब कैसे, कब और कहाँ। इसका पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड दूसरा पार्ट आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें टॉपिक है हाउ डू वी पीरियडाइज, यानी कि हम हिस्ट्री को पीरियडाइज कैसे करते हैं। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, ये जेम्स मिल हैं जिन्होंने 1817 में पीरियडाइज किया था इंडिया की हिस्ट्री को। ये एक स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर थे। पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इन्होंने 3 वॉल्यूम की, यानी कि 3 पार्ट में इन्होंने एक बहुत बड़ा एक जो है बुक लिखी थी, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री। ब्रिटिश इंडिया तब कहते हैं, उस टाइम को कहते हैं जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का राज था। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स। तो इस बुक में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। वो कौन कौन से पार्ट है? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, यानी कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यानी जब हिंदुओं का राज था उसके बाद मुस्लिमों का राज आया और उसके बाद ब्रिटिशर्स का राज आया। इस तरीके से उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और उनका ये जो पीरियडाइजेशन था, यानी कि जिस तरह उन्होंने इस तरह पीरियड्स में बांटा था, वो वाइडली एक्सेप्टेड, यानी लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो आपको क्या कोई प्रॉब्लम है कि आपने इंडियन हिस्ट्री को इस तरह हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स में बांट दिया? तो इसको आगे डिस्कस करते हैं। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स? हमें हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? वी डू सो इन एन अटैम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम। तो हम इसलिए बांटते हैं ताकि हम जो टाइम है उसको कैरेक्टराइज कर सकें। इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस, और जिस तरह से टाइम का जो अलग अलग टाइम पर जो अलग अलग फीचर्स थे उसको हम समझ सकें। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डेमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से जब हम पीरियडाइज कर लेते हैं, यानी कि एक डिमार्केशन की लाइन खींच देते हैं पीरियड्स के बीच में, तो वो हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। दे रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट। तो हम जो पास्ट के आइडियाज़ थे हमारे, यानी पास्ट में जो हम कैसे हमारा तौर तरीका था, रहन सहन था, या फिर क्या घटनाएं होती थी, वो सब समझ में आने लगता है। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। और पीरियडाइजेशन से हम ये समझ जाते हैं कि जो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में बदलाव हुए हैं उनका महत्व क्या है। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वेर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। तो मिल ने जो हिस्ट्री लिखी है उसके हिसाब से उन्हें ये लगता था कि जो एशिया की सोसाइटीज़ थी, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट की जितनी भी सोसाइटीज़ थी, वो सब सिविलाइजेशन में बहुत नीचे थी, यानी यूरोप के मुकाबले में वो उनकी सभ्यता बहुत कम थी। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जो इस तरह से उन्होंने हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया है, इसमें उन्होंने ये लिखा है कि बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पॉट्स रूल्ड द कंट्री। उन्होंने कहा है कि जब भारत में ब्रिटिशर्स आए थे उसके पहले हिंदू और मुस्लिम दो जो जातियां थीं, ये निरंकुश शासन करते थे, यानी कि भारत पर निरंकुशता थी। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टाबूज एंड सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड। ये कह रहे हैं कि जब भारत पर ब्रिटिशर्स का राज नहीं था उसके पहले भारत में क्या थी? धार्मिक असहिष्णुता था, यानी कि धार्मिक भेदभाव होते थे, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती थी, कास्ट ताबूज थे, यानी कि जात निषेध था, जातवाद बहुत फैला हुआ था, एंड सुपरस्टिशंस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ, यानी कि जो अंधविश्वास थे वो सामाजिक जीवन को बहुत प्रभावित करते, यानी कि लोग अंधविश्वासी थे। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। मिल को ये लगा था कि जो ब्रिटिशर्स का रूल है, जब भारत में ब्रिटिशर्स का रूल होगा तभी भारत सिविलाइज हो सकता है, यानी कि सभ्य हो सकता है। कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि मिल को लगता था कि ब्रिटिशर्स ही भारत को सभ्य बना सकते हैं, वरना भारतीय लोग असभ्य थे। टू डू सो दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया। तो अगर भारत में सभ्यता लानी है तो ब्रिटिशर्स के
मैनर्स, आर्ट्स, उनकी जो मैनर्स थे, उनके इंस्टीट्यूशंस थे, उनके जो नियम कानून थे, वो भारत में इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिशर्स शुड कंकर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटमेंट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। मिल ने तो यहाँ तक के ये भी लिखा है कि ब्रिटिशर्स को भारत के सभी राज्यों को जीत लेना चाहिए, कनकर कर लेना चाहिए, इसलिए ताकि भारत में खुशियाँ आ सकें और भारत में ज्ञान आ सके, जागरूकता आ सके, भारतीय लोगों में जागरूकता आ सके। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत में जागरूकता लानी है, भारत को आगे ले जाना है, बढ़ना है आगे, तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पर राज करना चाहिए। फॉर द इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिशर्स हेल्प। मतलब अगर भारत में प्रोग्रेस चाहिए तो बिना ब्रिटिश की हेल्प के प्रोग्रेस भारत में नहीं हो सकता है, इंडिया में प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। और इस तरीके से ब्रिटिश रूल जो है उन्होंने भारत को सभ्य बनाने के लिए, सिविलाइज करने के लिए सारे काम किए हैं, सारे रूल्स लाए हैं वो। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस। ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश रूल के पहले यहाँ पे जो पीरियड था, जो टाइम था, वो डार्कनेस का टाइम था, यानी कि अंधेरे का समय था, यानी कि लोग उजालों से परिचित नहीं थे। उजालों से परिचित होने का मतलब है कि ज्ञान नहीं था, लोगों को जागरूकता नहीं थी। कैन सच अ कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या ये कॉन्सेप्शन आज एक्सेप्ट किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत में ब्रिटिश के आने की वजह से जागरूकता आई है। भारत में जो है पहले से भी बहुत से ऐसे ऋषि मुनि थे, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक थे, ऐसे गणितज्ञ थे, जिन्होंने जो काम ब्रिटिशर्स वैज्ञानिक ने किया है वो यहाँ पर पहले ही हो चुका था। बस ये है कि यहाँ पे वो चीज़ें पब्लिश नहीं हो पाई, लोगों को पता नहीं चल पाई कि भारत में इतनी ऐसी ऐसी चीज़ों की खोज हो चुकी है। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री इन एनी केस कैन बी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। तो क्या हम किसी भी पीरियड को हिंदू और मुस्लिम पीरियड्स में बांट सकते हैं? डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फैथ एग्जिस्ट सिमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स? क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही साथ में दो फैथ्स यानी दो विश्वास, यानी कि हिंदुओं का विश्वास, हिंदुओं का धर्म, मुसलमानों का धर्म साथ साथ में एग्जिस्ट किया हो? वाई शुड बी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम? तो हम जो रूलर्स थे उनके धर्म को लेकर हम क्यों पीरियड्स बनाते हैं? मतलब जो भारत का इतिहास है उसको हम धर्म के नाम पर पीरियड्स में क्यों बांटते हैं? टू डू सो इज़ टू सजेस्ट दैट द लिव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द अदर्स डू नॉट रियली मैटर। तो अगर हम धर्म को ही लेकर चलेंगे तो इसका मतलब है कि जो राजा थे उनके जो रूल्स थे, जो उनके शासन करने का तरीका, तो वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करता है। उनकी जो लाइफ थी वो हमारे लिए मैटर नहीं करती है, केवल उनका धर्म मैटर करता है। वी शुड आल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंशियंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फैथ। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो भारत में रूलर्स थे प्राचीन भारत में, वो सभी एक ही धर्म को शेयर नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे अगर एक राज्य में हिंदू राजा है तो पूरे राज्य में, सारे भारत के सभी राज्यों में हिंदू का ही राजा होगा। वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्मों के राजाओं ने एक साथ में एक ही समय में शासन किया है। तो इस तरह से हम भारत के इतिहास को किसी एक धर्म के नाम पर पीरियडाइज नहीं कर सकते हैं। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम ब्रिटिश के क्लासिफिकेशन को हटा दें, यानी कि जिस तरह से ब्रिटिश इतिहासकारों ने हमारे भारत के इतिहास को बांटा है, अगर उसको हम हटा दें तो आगे जो इतिहासकार हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत के इतिहास को एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न इतिहास में बांट दिया। यानी कि जो आज हम पढ़ते हैं प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास, यानी कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो दिस डिवीज़न टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स। इस तरीके का जो पीरियडाइजेशन हुआ, डिवीज़न हुआ, इसमें भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो क्या प्रॉब्लम्स थी? इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। तो ये जो पीरियडाइजेशन है वो कहाँ से लिया गया है? वेस्ट से लिया गया, यानी कि जो पश्चिमी देश हैं वहाँ से इस डिवीज़न को लिया गया है। तो वहाँ पे क्या था उस टाइम पे? वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विथ द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो वहाँ पर मॉडर्न
हिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर मॉडर्निटी आ चुकी थी। और मॉडर्निटी के क्या क्या लक्षण हैं, वो है साइंस आता है, मतलब वहाँ पे साइंस यानी वैज्ञानिक खोजें हो रही थी, रीजन थे, तर्क वितर्क होते थे, डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र आ चुका था, लिबर्टी थी, स्वतंत्रता थी, और इक्वलिटी थी, या इक्वलिटी मतलब समानता थी। तो ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब ये होता है। मिडिवल वाज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। अब इसके अपोजिट अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो ये जितने भी टर्म्स अभी हमने लिए हैं, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, तो ये सब चीज़ें मिडिवल हिस्ट्री में नहीं थी, तो उसको मिडिवल हिस्ट्री कहा गया, वो मध्य इतिहास था। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी। तो क्या हम मॉडर्न हिस्ट्री जिस तरीके से डिवाइड किया गया है मॉडर्न सोसाइटी को, वो हम बिना कुछ सोचे समझे इस पीरियडाइजेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं? एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी। तो जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का राज था उसको हमने मॉडर्न हिस्ट्री कहा। तो जब मॉडर्न हिस्ट्री थी यानी ब्रिटिशर्स का राज था, तो ना तो हमारे यहाँ लोगों को इक्वालिटी मिली, ना तो समानता मिली, ना फ्रीडम मिली, ना लिबर्टी मिली, यानी कि ना स्वतंत्रता मिली, ना समानता मिली। तो फिर हम उसको मॉडर्न हिस्ट्री क्यों कहते हैं? नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और ना ही वो पीरियड इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस था, ना तो उसमें हमें इकोनॉमिकली कोई ग्रोथ हुई, ना तो कोई उन्नति हुई। यानी कि जब वो हम अंग्रेज़ यहाँ से गए हैं तो हमारा देश बहुत ही गरीब था, और धीरे धीरे उसके बाद हम धीरे धीरे इस स्टेज पे पहुँचे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो मॉडर्निटी थी उस समय। अब इसका अगला टॉपिक है व्हाट इज़ कॉलोनियल, यानी कि कॉलोनियल क्या होता है। In this book you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule subjugating local नवाब्स and राजाज। इस बुक में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश लोग भारत आए, उन्होंने देश को जीता, उन्होंने अपना यहाँ पर शासन किया, और लोगों को नवाब, जो यहाँ के नवाब लोग थे, यानी कुछ राज्यों में राजाओं को नवाब कहते थे, वहाँ पे कुछ लोगों को राजा कहते थे, तो उन लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया। यू विल सी हाउ दे established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने, अंग्रेज़ों ने आकर यहाँ पर हमारे यहाँ कंट्रोल किया, अपना सोसाइटी में कंट्रोल स्थापित किया, उन्होंने कर वसूले, रेवेन्यू लिया, और रेवेन्यू से वो क्या करते थे, वो अपने जो महंगे महंगे खर्चे थे उनके, वो हमारे यहाँ रेवेन्यू से निकालते थे। बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंज दैट केम अबाउट एज अ कंसिक्वेंस। तो क्या हुआ, वो वहाँ पर कैसे यहाँ पर उन्होंने शासन किया, वो कच्चा माल यहाँ से ख़रीदते थे और उसको कम दामों में यहाँ से ख़रीदते थे, और जो फसलें होती थी उसको लेते, जिन फसलों को उनको ज़रूरत होती थी वही फसलें यहाँ पर उगाने, जैसे यहाँ पर नील की खेती होती थी, तो उन्हें नील के कच्चे माल की ज़रूरत थी नील की खेती में, तो वो नील की खेती को करने में ज़्यादा फोर्स करते थे। यू विल also come to know about the changes British rule brought about in values and tastes। तो ब्रिटिश रूल के आने से, यहाँ पर ब्रिटिशर्स के आने से हमारे जो वैल्यूज़ में चेंज हुए, हमारे टेस्ट में चेंज हुए, कस्टम्स में चेंज हुए, और प्रैक्टिसेस में यानी कि रीति रिवाजों में चेंज हुए, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ। When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। तो जब किसी एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री पे इस तरीके से राज किया जाता है, और वो दूसरे देश को गुलाम बना लिया जाता है, और कई तरीके से राजनीति में चेंज होते हैं, इकोनॉमिक चेंज होते हैं, सोसाइटी में चेंज होता है, उनके रीति रिवाजों में, कल्चर में चेंज होता है, तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसको हम कोलोनाइजेशन कहते हैं। You will however find that all classes groups did not experience these changes in the same way। That is why the book is called Our Past। आपने देखा होगा कि इस बुक का नाम Our Past है, यानी कि यहाँ पर प्लूरल में दिया गया है। तो पास्ट तो एक ही होता है, तो फिर यहाँ पे प्लूरल में क्यों दिया? क्योंकि एक सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस को अलग अलग चीज़ें झेलनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि जो चेंजेस किसी एक ग्रुप के लिए हुए हैं वही चेंजेस दूसरे, यानी कि जैसे अब हम फीमेल और मेल में देख सकते हैं, जो चेंजेस मेल के लिए हुए हैं ज़रूरी नहीं है कि वही चेंजेस फीमेल के लिए भी हुए हों। तो इस तरीके से जो पास्ट था वो प्लूरल में लाया गया, क्योंकि किसी एक का पास्ट ही नहीं था, उसमें बहुत से लोगों का इतिहास जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम प्लूरल में कहते हैं। तो
तो फ्रेंड्स ये रहा हिस्ट्री की बुक का चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर का पार्ट 2। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।